चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं हम बेटा किससे? सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, उससे पहले जो भी लेक्चर है वो आप स्टडी कर चुके होंगे या जो भी है बचे हुए हैं तो आप देख लीजिए आराम से। ठीक है, उसके बाद अपन सीधे स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैं आपको बात करने वाला हूँ कहाँ से? सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं बेटा? कोशिका झिल्ली। चलो, तो जो सेल मेम्ब्रेन है, जो कोशिका झिल्ली है, ठीक है, इसको और नामों से पुकारा जाता है, बोला जाता है। यानी आप अगर अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो वहां आपको अलग अलग टाइप के नाम मिलेंगे, है ना? तो अलग अलग टाइप के नाम मिलेंगे तो क्या क्या नाम मिल सकते हैं वो बात करते हैं। जैसे क्या नाम मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन तो बोलते ही हैं, सेल मेम्ब्रेन तो बोलते ही हैं, प्लस और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लस बायो मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन। हिंदी में बोलो तो, हिंदी वालों को पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी में बोले तो कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है, झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली, या बायो, बायो मतलब जीव, जेव, जेव, जेव मेम्ब्रेन, जेव झिल्ली। ठीक है, जेव झिल्ली। बोलिए, इतनी बात सुनाई? इन्हीं नामों से अगर आपको मिलता है तो किसकी बात कर रखी है? सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रखी है। ठीक है ना? बात समझ आ रही है? अब कहां मिलती है सेल मेम्ब्रेन? कहां मिलती है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन कहां मिलती है? सेल की आउटर सरफेस पर, आउटर स्ट्रक्चर है, बाहरी सतह पर, बाहरी संरचना है। सेल की क्या है? बाहरी संरचना है। सेल की बाहरी संरचना है। सेल जो आप देखते हो ना, नॉर्मली सेल आप देखते हो तो ये सेल है। सेल की बाहरी संरचना किसकी बनी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की। क्या ये और कहीं मिलती है? हाँ मिलती है। जैसे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन देख लोगे तो भी वो किसकी बनी है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन देख लोगे तो कैसी बनी है? माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन किसकी बनी है? सेल मेम्ब्रेन है। और बोलिए, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन किसकी बनी है? सेल मेम्ब्रेन की बनी है। यानी अंदर जो ऑर्गेनल्स बड़े, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, गोल्जी काय हो गया, सूत्रकणिका हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजों की जो मेम्ब्रेन है, बाहरी जो सतह है, वो किससे बनी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्या बात समझ आई? है ना? ये चीज तो हमको पहले ही पता है, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं ना। चलो, और खासियत बताइए सर, और क्या खासियत बताएं? और खासियत बताएं, ये होती है थिन एंड लिविंग, थिन एंड लिविंग, पतली एवं लिविंग होती है। थिन एंड लिविंग, पतली एवं जीवित, पतली होती है, बहुत पतली संरचना है, पतली एवं जीवित संरचना है। कैसी है? पतली एवं जीवित संरचना है। जीवित बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऑप्शन में आता है ना स्टेटमेंट, तब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चों को याद नहीं आता ये जीवित है, क्योंकि सेल वॉल कैसी है, अभी ये पढ़ेंगे, सेल वॉल हम बाद में पढ़ेंगे। सेल वॉल कैसी है? वो निर्जीव है, वो जीवित नहीं है। तो ये जीवित कैसे है? बताओ, कैसे जीवित है? सेल मेम्ब्रेन जीवित कैसे है? इसलिए जीवित है क्योंकि यहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, चीजों का आदान प्रदान चलता है, चीजों में केमिकल रिएक्शंस चल रही है। और जब केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलता है तब हम उसको लिविंग कहते हैं। 11वीं क्लास में पढ़ा है पहले चैप्टर में, लिविंग। व्हाट इज लिविंग? जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो, है ना, जिसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो, उसको क्या कहते हैं? लिविंग। उसके अंदर रिएक्शन हो, उसको क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं। क्या बात समझ आ रही है? तो जीवित है, लिविंग है। इतना समझ आया क्या? बोलिए, सबको क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, कैसे नेचर की है? जब इसको निकाल करके देखेंगे तो कैसे मिलेगी? नेचर कैसा मिलेगा? कैसे नेचर की है? क्या मिलेगा? ठोस है बिल्कुल, ये पानी की तरह है, ये कैसी है? तो पता चला कि ये कैसी है? क्वासी फ्लूइड है, क्वासी फ्लूइड है। कैसी है? क्वासी फ्लूइड इन नेचर, क्वासी फ्लूइड इन नेचर है। हिंदी में बोले तो
क्वासी फ्लूइड यानी द्रव्य या तरल, क्वासी तरल जो है इसकी संरचना है या इसका प्रकृति है, प्रकृति में। बात समझ आई क्या? बोलिए। क्वासी तरल क्या हुआ? क्वासी फ्लूइड का मतलब शहद के जैसी, हनी जैसी, है ना, या चाशनी जैसी। शहद को देखिए, आप शहद लेंगे, एक कप में लीजिए शहद को और ऐसे डालना स्टार्ट करिए, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो धीरे 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 गिरेगा, है ना। एक लंबी सी ऐसे तार बनाएगा और फिर गिरेगा, है ना। ऐसे फेंकोगे तो, किसी के ऊपर ऐसे फेंकना हो तो पानी ऐसे फेंकेंगे तो सट्ट से चला जाएगा, लेकिन हनी को फेंकेंगे तो, चाशनी को, अच्छी चाशनी, गाढ़ी चाशनी, उसको फेंकेंगे तो जाएगी क्या? नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है? क्या उसको तरल कहेंगे? नहीं कह सकते। क्या उसको ठोस कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो क्या कहेंगे? क्वासी फ्लूइड कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्ध तरल टाइप की कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वासी फ्लूइड कहेंगे। क्वासी तरलीय कहे या तरल कहे, एक ही बात है, तरलीय प्रकृति में। क्या बोले? इतनी बात समझ आ गई क्या? बोलो, ठीक है। चलो, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, कैसी है, इसका नेचर कैसा है, कैसे सिलेक्ट, क्या करती है ये। कोई भी इसके दरवाजे पे आए तो ये बाहर की बाउंड्री है ना, पहली बात करिए अपन ने, बाउंड्री है, तो बाहर की बाउंड्री क्या करती है? चुनाव करके अंदर लेगी या फिर ऐसे ही ले लेगी? हमारे घर की बाउंड्री है तो कोई भी अंदर घुस जाएगा क्या? दरवाजा है ना, तो उस हिसाब से देखा जाता है दरवाजा। तो यहां भी दरवाजे हैं, यहां भी गेट हैं, चैनल्स हैं, है ना, उन सब के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन जो बाउंड्री है उसमें भी तो कुछ ना कुछ खासियत तो होगी उसकी। पता चला गाय भैंसे सब आ रही, तोड़ के अंदर घुस गई, ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा नहीं चलता ना। तो फिर क्या करते हैं, कैसी है, चयन करके लेती है। मेहमान आए तो बोले हाँ आ जाओ, है ना। चोर आ गए तो बोले वही रुक जा, तू तो चोर है। समझ आ रही बात? तो चयनात्मक है, यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है या सेमी परमिएबल। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं। इंग्लिश देखो, मैं पहले बोल चुका हूं, इंग्लिश को ही प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है नीट में। जो आपकी हिंदी में कुछ भी गड़बड़ घोटाला हुआ गलत है, वो गलत ही है, लेकिन इंग्लिश में अगर गलत है तो भी वो सही है। तो इंग्लिश में भी दो बात करिए, सिलेक्टिवली परमिएबल एक बार लिखा है, सेमी परमिएबल एक बार लिखा है, लेकिन ज्यादा सही क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल। अगर ऑप्शन में हमारे पास मिलता है कि ये कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सिलेक्ट करके लेती है, चयन करके लेती है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऑप्शन में सिलेक्टिवली परमिएबल है ही नहीं, ऑप्शन में कुछ बोला ही नहीं है, तो अब सेमी परमिएबल बोला तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, मान लेते हैं, कोई बात नहीं, सेमी परमिएबल वो भी ठीक है ना। मेम्ब्रेन के बारे में आपको ट्रांसपोर्ट में पढ़ाएंगे, सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल, ये सारी जो भी होती हैं, ये सारी नॉर्मल आपको पता भी है, ठीक है। तो उन चीजों के बारे में आपको वहां पर ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाएंगे। पर अभी ध्यान रखना है कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, सेमी परमिएबल है। हिंदी में कहें तो इसको क्या कहेंगे, चयन करने वाली, तो चयनात्मक पारगम्यता। जैसे पारागण होता है ना, वैसा। तो परमिएबिलिटी, पारगम्यता, चयनात्मक पारगम्यता, ठीक है। हिंदी से ज्यादा अच्छा है, इंग्लिश में याद रखो, सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल, तो आपको अच्छा रहेगा, है ना। ये हिंदी में भी याद रखना था, हिंदी में भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चयनात्मक प्रकृति की होती है, यानी कि क्या करती है, सिलेक्ट करके लेती है, सिलेक्टिव होती है, चयनात्मक होती है, सिलेक्टिव इन नेचर। कैसा नेचर है, सिलेक्टिव इन नेचर, सिलेक्ट करके लेती है। क्या बात सुनाई? ये अभी हम क्या कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, है ना, जो भी ऊपर से जो दिखता है वो देख रहे हैं। उसके बाद फिर हम क्या बात करेंगे, मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, जो साइंटिस्ट लोगों ने उसके स्ट्रक्चर को डिटेल में समझाया ना, उन मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। इतनी बात समझ आई क्या? तो क्वासी फ्लूइड नेचर की है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, थीन होती है, सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर इस टाइप से प्रेजेंट होती है। इतनी बात हमको समझ में आ गई। चलो और एक बात और कर लेते हैं। एक बात और होती है, सर प्रोकैरियोट में मिलती है या यूकैरियोट में मिलती है, बताइए। सर बैक्टीरिया में मिलती है, प्लांट में मिलती है। सर फंगी में मिलती है या एनिमल में मिलती है, बताइए। सर सब जगह मिलती है, कहीं कहीं पे मिलती है, तो सब जगह मिलती है। तो सभी जीवधारियों में इट इज present in both prokaryotes
एंड यूकैरियोट, ये प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में उपस्थित होती है। यह प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में उपस्थित होती है, इसलिए क्या है, सर्वव्यापक है। क्या है, सर्वव्यापक है। क्या है, सर्वव्यापक, सभी जगह पाए जाने वाली, सर्वव्यापक, सभी प्राणियों में मिलेगी। बिना सेल मेम्ब्रेन के थोड़ी ना कुछ बन पाएगा, बिना सेल मेम्ब्रेन के कुछ नहीं बन पाएगा, कोई सेल नहीं बन पाएगी। सेल की आइडेंटिटी ही है विद द हेल्प ऑफ, हो सकता है उसके ऊपर कुछ और हो, लेकिन सेल की आइडेंटिटी है कि सेल मेम्ब्रेन होना जरूरी है। क्या बात सुना गई? ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ही शानदार सी छोटी सी चीज है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका एक फोटो ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, यहाँ तक हो जाता हूँ, इसका फोटो ले लो, फिर इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, तो इसका फोटो ले लो, या इसको आपको पॉइंट बना करके लिखना है तो पॉइंट बना करके लिख लीजिए, या फिर टिक लगा करके, या जो भी आप जिस हिसाब से आप नोट्स बनाते हैं उस हिसाब से आप नोट्स बना सकते हैं। नहीं तो हमारे तो अपने नोट्स होते हैं, तो अपन उसमें से डायरेक्ट हम तो पढ़ाते हैं, उसमें से बच्चा फिर डायरेक्ट वहीं से पढ़ता है। ठीक है, तो ये होगा इसके, इतनी हमने बात करी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलो तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। अब हम बात कर रहे हैं जो एनसीईआरटी की बात होती है। एनसीईआरटी क्या बात करती है? एनसीईआरटी कहती है कि अरे इसके कंपोजिशन के बारे में तो बताओ, क्या किससे मिलकर के बनी है। जैसे हम बने हैं तो हम किस चीज से मिलकर के बने हैं? हम कोशिका से हैं, और कोशिका में भी क्या है, अलग अलग ऑर्गेनल्स और ये सारी चीजें हैं। तो वैसे आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर कि ये किस चीज से मिलकर बनी है। यानी कि हम क्या देखने वाले हैं, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन देख रहे हैं। ये जो है ये आपको एक जनरल आइडिया देगा, जनरल है ये, ध्यान रखेंगे। तो यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो फिर सर पढ़ा क्यों रहे हो? अरे इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जनरल आइडिया आ जाए, है ना। जो याद रखना है वो इसके बाद बताऊंगा, जो याद रखना है वो इसके बाद बताया जाएगा। वो याद रखना है आरबीसी का, वो आपको याद रखना है, तो बताएंगे। ठीक है क्या? तो ये जनरल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली का संगठन, कंपोजिशन यानी संगठन। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली का संगठन, कोशिका झिल्ली किस किस से मिलकर बनी है, कोशिका झिल्ली का संगठन। लेकिन ये एक जनरल बात है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अलग अलग में, अलग अलग कोशिका में अलग अलग कंपोजिशन हो सकता है, लेकिन चीजें जो मिलेगी वो सेम मिलेगी। जैसे प्रोटीन यही मिलने वाला है, प्रोटीन यही मिलने वाला है, लिपिड, लिपिड को लिपिड ही कहते हैं बेटा, हिंदी में भी लिपिड ही लिखेंगे आप, लिपिड। प्रोटीन को आप प्रोटीन लिख देंगे, प्रोटीन लिपिड। और तीसरा मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलेगा? बोलिए, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। बोलिए, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। तो ये मिलेगा आपको 58 to 59 यानी 60% के आसपास। ये है जनरल बात करी है, तो 58 to 59% के आसपास ये चीज आपको मिल जाएगी। क्या बात समझ आ गई क्या? बोलिए, 58 to 59% के आसपास क्या मिल जाएगा आपको? प्रोटीन। 40% के आसपास मिल जाएगा आपको क्या? लिपिड। और बचा हुआ कितना हो गया? 1 से 2%, है ना। 5 और 99 और ये 100 हो गया, है ना। तो ये जनरल बात है, पहले से बोल रहा हूं। ये क्या है? जनरल, नॉर्मल, हम जनरल बात करते हैं। सामान्यतः, सुनारी के बाद सामान्यतः इतना। ठीक है, चलो। प्रोटीन में अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं, लिपिड में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि आगे जाकर के आपको पढ़ना है। तो लिपिड क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं लिपिड, है ना। फैट बारे में पढ़ा हमने, तेल, वसा, है ना। जो हनीकॉम्ब का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी जो छत्ता बनाती है, उससे वैक्स निकलता है। वैक्स क्या है? इसी के अंदर आता है ना। ये चीज पढ़ चुके हैं ना। तो ये जो है लिपिड। अब लिपिड में कौन कौन से टाइप के लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर मिलते हैं, वो याद रखना है। जैसे एक नाम आएगा, मैं हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी में लिख रहा हूं, फोस्फोलिपिड। एक तो लिपिड कौन सा लिपिड है बेटा? फोस्फोलिपिड। एक है कोलेस्ट्रॉल और एक है ग्लाइकोलिपिड।
बोलो, इतने 3 टाइप के लिपिड जो है आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलेंगे। कौन कौन से? लिपिड जिसके अंदर फोस्फेट, P4 फोस्फेट होता ना, फॉस्फोरस वाला फोस्फेट, PO4-3 आयन फोस्फेट। तो जिस लिपिड के अंदर फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो उसको कहते हैं फोस्फोलिपिड। कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा ना, आजकल लोग बोल रहे हैं ना, कोलेस्ट्रॉल कम खाओ, ये तेल की चीजें कम खाओ, ये तेल वेल कम खाओ, घी कम मत खाओ। घी तो ठीक है ना, हाँ घी तो ठीक है, देसी शुद्ध घी अच्छा है ना, मिलावटी घी नहीं, शुद्ध देशी घी अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल में भी अलग अलग होते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये आप हायर क्लास में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, है ना, नहीं तो फिर आपको पढ़ाएंगे, वैसे भी अगर कुछ हुआ तो पढ़ाएंगे आपको। HDL, VDL, LDL अलग अलग होते हैं, आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ना है ना, थोड़ा गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल भी एक टाइप का लिपिड है। कुछ कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, पहले हम सोचते थे कि सारा कोलेस्ट्रॉल बेकार है। पहले क्या सोचते थे कि यार बॉडी में जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो लोग कहते थे यार कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बेकार है, हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर बाद में पता चला कि कुछ अमाउंट में कुछ कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, बात हमारी है, कुछ कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, उसको हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, और कुछ कोलेस्ट्रॉल बेकार होता है, वो वही है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL और LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना। HDL है तो हाई डेंसिटी है, वो तो नीचे बैठ जाता है तो वो बेकार है, लो डेंसिटी है तो वो ऊपर तैरता है तो वो अच्छा है। ये अलग अलग चीजें होती है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल से भी कौन हमारी मेम्ब्रेन जो है वो अब क्लियर हो रही चीजें। हाँ, मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी है? कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी है ना, फ्रेमवर्क आ रहा, दिमाग में क्लियर हो रही चीजें, बात सही है। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल से भी हमारी क्या मिलकर के बनी है? मेम्ब्रेन जो हमारी कोलेस्ट्रॉल से, याद रहेंगे कि नहीं? बोलो, फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल समझ में आ गया। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है? ग्लाइकोजन, ग्लूकोज एक जैसा है ना। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज आपको चूज करके बताना है। ग्लूकोज क्या है? प्रोटीन है, लिपिड है या कार्बोहाइड्रेट है? बताओ, मैं खाली ग्लूकोज पूछ रहा हूं, क्या है? हाँ क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट है ना, मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, है ना, सुक्रोज, माल्टोज, ये सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। शुगर है ना, शुगर है कि नहीं? हाँ शुगर है। तो सर लिपिड में क्यों पढ़ा रहे हो? अरे भैया थोड़ा सा देखो, मेरी बात सुनो। एक आदमी है, उसके छोटा सा पिल्ला मैंने हाथ में दे दिया, और अब मैं पूछ रहा हूं कि वो कौन जा रहा है, तो क्या ये कहोगे कि पिल्ला जा रहा है ना? कुत्ते का बच्चा छोटा सा दे दिया या खरगोश का बच्चा दे दिया, तो ये कहोगे खरगोश जा रहा है? क्या कहोगे? आदमी जा रहा है ये कहोगे ना, चाहे उसके पास एक जानवर भी है छोटा सा, ह्यूमन्स आर आल्सो एनिमल, बट खरगोश है ना उसके पास। तो उसी टाइप की चीजें कि ये भाग जो है ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट का है, लेकिन बड़ा भाग लिपिड का है। तो ऐसे लिपिड जिनके साथ कार्बोहाइड्रेट लगा होता है उनको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। सॉरी, हाँ, तो जिन लिपिड में कार्बोहाइड्रेट लगा होता है ऐसे लिपिड को क्या कहते हैं? बोलो, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। अब देखो ब्यूटी, देखो जो नाम पीछे आता है वो बड़ा है, लिपिड बड़ा है और ग्लाइको छोटा सा लगा है। लिपिड बड़ा है और फॉस्फेट छोटा सा लगा है। नहीं तो फॉस्फेट तो आयन है, ना प्रोटीन है ना लिपिड है कार्बोहाइड्रेट। फॉस्फेट क्या है? फॉस्फेट तो आयन है। समझ बात है ना? तो याद रहेगा, बोलो सबको याद रहेगा। लिपिड में फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड रट लेना है, याद रखना पड़ेगा। समझा दिया? क्लियर है क्या? ये आगे काम आएगा इसलिए बता रहा हूं, ठीक है? क्लियर? चलो ग्लाइकोलिपिड तक, यहां तक समझ आ गए, है ना? ग्लाइकोलिपिड यानी ग्लाइकोजन, ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्ब प्लस लिपिड, इतना समझ आ गया। ये बात हुई जनरल। अब ध्यान देने वाली बात जो नीट में आएगी, यहां तक तो मेरे को इतना समझाना था इसलिए मैंने ये फालतू की चीजें लिखी। ये नहीं याद रखोगे ना ये चल जाएगा, लेकिन इसके नीचे का याद नहीं रखोगे ना चाटे पड़ेंगे। इसके नीचे का याद रखना है नीट के लिए, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। लिखिए, बात करिए क्या, किसका हम कंपोजिशन देखने वाले हैं? कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ RBC
किसकी? आरबीसी का रे, किसका? आरबीसी का। कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। हिंदी में क्या कहेंगे? वही संगठन कोशिका आरबीसी। आरबीसी मानी रुधिराणु, रुधिराणु या लाल रक्त कोशिका। अरे ये कहते हैं ना, अरे हिंदी वालों, लाल रक्त कोशिका कहते हैं ना आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, रुधिराणु, लाल रक्त कोशिका। इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट इंग्लिश का वर्ड है, इरिथ्रोसाइट इंग्लिश का वर्ड है, इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट को हिंदी में इरिथ्रोसाइट करके लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ, साइंटिस्ट लोगों ने इसको ही क्यों चुना? ये तो जनरल बात थी, मतलब लीवर की लेके आ जाओ, किडनी की लेकर आ जाओ, किसी की भी सेल लेकर के आ जाओ, लीवर, किडनी, हार्ट, आईज, बॉडी की कोई सी, स्किन की, कहीं की भी लेकर के आ जाओ, ये उसकी बात थी। ये बात हुई किसकी बात? आरबीसी की बात। आरबीसी को क्यों ले रहे हैं? आरबीसी को क्यों ले रहे हैं? ठीक है, चलो तो बता देते हैं। आरबीसी को इसलिए ले रहे हैं बेटा, क्योंकि आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है ऐसा बायकोन के, ऐसा है ना, ऐसा। अरे जो दाल बाटी बनाते हैं तो बाटी को क्या करते हैं? ये बायकोन के लेंस होता ना, वैसा, इस टाइप का। साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दबी हुई और ऐसे करके दिखेगी, ऐसा। समझ आ रही है बात? यानी कि ऐसे दबी हुई। थोड़ा सा मेरे से डायग्राम ऐसी, इस टाइप की, ठीक है क्या? आरबीसी ऐसी होती है। यहाँ सरफेस से भी ऐसा नहीं होगा, यहाँ सरफेस से थोड़ा सा या आप ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी होती है। हाँ, ये हो गया आरबीसी का स्ट्रक्चर। कैसा हो गया? आरबीसी का, है ना। तो बाहर मेम्ब्रेन है। अब देखो, दिक्कत ये है, हम पढ़ना किसको चाहते हैं? साइंटिस्ट लोग पढ़ना किसको चाहते हैं? आप लोग पढ़ना किसको चाहते हैं? आप लोग पढ़ना चाहते हैं किसको? सेल मेम्ब्रेन को, कोशिका झिल्ली को। और ये कहाँ मिलती है? कोशिका के ऊपर। आप किसको पढ़ना चाहते हैं? कोशिका के ऊपर वाली झिल्ली को पढ़ना चाहते हैं। आप ऑर्गेनल्स की झिल्ली को नहीं पढ़ना चाहते। जो मैंने अभी बनाया था डायग्राम, मैंने क्या कहा था? लाइसोसोम के ऊपर है, मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर है, मैंने कहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है, मैंने कहा था गोल्जी बॉडी के ऊपर है, सबके ऊपर है। हमें उनसे मतलब है क्या? नहीं मतलब है। हमें किससे मतलब है? कोशिका के ऊपर प्रेजेंट होने वाली कोशिका झिल्ली से, बाकी से मतलब नहीं है। हम उसको पढ़ना चाहते हैं ना। हम कोई सी भी सेल लेकर के आ जाएंगे, अल्कलाइन मीडियम में डालेंगे, यानी अलग अलग सर्फेक्टेंट होते हैं। आप आगे क्लास में पढ़ोगे, आगे जब पढ़ोगे ना, तो प्रोसीजर होते हैं सेल को रप्चर करने के, उसमें से डीएनए निकालने के, बहुत सारी चीज़ें निकालने के, ठीक है, अलग अलग होते हैं। तो आप एसडीएस होता है, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, एक सोफिनोफेटिंग एजेंट होता है, अल्कलाइन ऐसा करके, उससे सेल रप्चर हो जाती है। तो वहाँ क्या करते हैं, जैसे हम डालेंगे तो सेल रप्चर हो जाएगी, तो ऑर्गेनल सेल रप्चर मतलब समझ ना, सेल फट जाएगी। सेल जब फटेगी तो अंदर से उसके अंगक कोशिकांग भी निकलेंगे, और जब कोशिकांग निकलेंगे तो उनकी वो खत्म थोड़ी ना हुआ सॉल्यूशन में, वो सर्फेक्टेंट जो है, जो केमिकल है, वो तो उन पे भी काम करेगा, और जब उन पे काम करेगा तो उनकी मेम्ब्रेन को भी फोड़ देगा, उनकी मेम्ब्रेन को भी तोड़ फोड़ देगा। तो जो हम निकाल के लाएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये बाहर सेल की कोशिकांग की मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, या फिर सेल की झिल्ली है? दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमने किसको चुना? आरबीसी को चुना। क्या खासियत है आरबीसी की? आरबीसी भी कौन सी? परिपक्व, मैच्योर आरबीसी। परिपक्व, मैं यहां लिख रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं, परिपक्व, आधा क देख लेना यार, परिपक्व रुधिराणु, ठीक है, ये परिपक्व रुधिराणु को लेंगे। परिपक्व, मैच्योर आरबीसी की खासियत होती है कि उसके अंदर न्यूक्लियस समाप्त हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है, गोल्जी बॉडी नहीं मिलती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलता है, कुछ भी अंगक नहीं मिलते हैं। क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन ओनली। उसका काम क्या है? 120 दिन जीना और ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना, और ऑक्सीजन का ट्रांसफर जोड़ने का काम किसके साथ है? हीमोग्लोबिन के साथ। तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, वो ट्रांसफर करता रहता है, तो अपना काम पूरा हो रहा है। उसको थोड़ी कुछ करना है, आगे रेप्लिकेट थोड़ी करना है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आरबीसी रेप्लिकेट, ऐसी सेल जो दूसरी सेल को नहीं बनाती है, तो आप आंसर देंगे कौन सी? आरबीसी, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, क्रोमोसोम नहीं है,
अंदर कुछ भी बाकी चीज नहीं है, केवल हीमोग्लोबिन है। सुनारी बात। तो इसके कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो इसको फोड़ेंगे तो मेम्ब्रेन ही आएगी, खाली अंदर कुछ है ही नहीं तो आएगा ही नहीं, तो पढ़ने के लिए आसान रहेगा। बोलो याद रहेगा। अब इसका कंपोजिशन अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है क्या? इसका कंपोजिशन अच्छे से याद करके जाना है, जो याद करके नहीं जाएगा ना वो पिटाई खाएगा। प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, इतनी बार बोल रहे हैं तो याद रखना है। पी से प्रोटीन और पी से 52, पी से 52, अरे 52 बोलेंगे ना, या तो पी या पी और एफ की आवाज एक जैसी आती है लगभग, है ना? तो 52 जैसे भी याद रखना चाहे रख सकते हैं। तो प्रोटीन कितना 52%, लिपिड कितना प्रतिशत 40%, कार्बोहाइड्रेट कितना प्रतिशत 5 और 4 9 92 यानी 8%। तो आप क्या चीज देख रहे हो, क्या चीज देख रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट ही सबसे कम है, कार्बोहाइड्रेट ही सबसे कम है। और ये कब पता चला? ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और क्रायो प्रिजर्वेशन एक फ्रिट टेक्निक होती है, उसके बाद पता चला साइंटिस्ट लोगों। ये तो बहुत एडवांस होने के बाद, सब कुछ पता होने के बाद पता चला हमें, ये पहले थोड़ी पता चला गया। जो भी हम मॉडल की बात करेंगे ना वो तो धीरे धीरे पता चली, ये तो लास्ट की बात है, मतलब सब कुछ पता चल गया। वो तो हम कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए पता चल गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने स्ट्रक्चर देखा, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर कंपोजिशन थोड़ी बताएगा, संगठन थोड़ी बताएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर दिखाता है। समझ में आ रही बात? अणु थोड़ी बताएगा, ये तो केमिकल टेस्ट लगाने पड़ेंगे, केमिकल टेस्ट करने पड़ेंगे तब पता चलेगा। सही है क्या? है ना? क्लियर है? तो इससे प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट में ये इसका कंसंट्रेशन हो गया। बोलिए सबको क्लियर है ना? चलो फिर मैंने ये बोला ये जनरल इसीलिए लिखा था क्योंकि रेशियो जो है, मैं एक पॉइंट यहां लिख देता हूं कि रेशियो ऑफ प्रोटीन टू लिपिड इज वेरी इन डिफरेंट सेल, यानी कि अलग अलग। देखो इंग्लिश में थोड़ा बहुत इंग्लिश ही करो क्योंकि आगे ना इंग्लिश में ही काम करना पड़ेगा। हमारे देश में दुविधा यही है, हम कुछ कर नहीं सकते ना बेटा, क्योंकि सारा सिस्टम जो चीज़ें जो बनी हुई है वो इंग्लिश में बनी हुई है। आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे आप इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो कुछ चीज़ें आप जो है ना कोशिश करिए, हिंदी में तो करा रहे हैं पर साथ के साथ इंग्लिश में भी करते जाइए। रेशियो मतलब अनुपात किसका? फॉस्फेट का और लिपिड का अलग अलग होता है अलग अलग कोशिकाओं में। लीवर की कोशिका लेके आए तो मैंने फॉस्फेट बोल दिया, प्रोटीन और लिपिड का अलग अलग होगा, है ना? जैसे यहाँ 52% किसी में 50 हो सकता है, किसी में 48 हो सकता है, किसी में 40 भी हो सकता है इसमें 50 हो, पर जनरली आरबीसी का ये है और ये नीट का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है क्या? चलो इसके बाद मैं बात करने वाला हूं किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के हम देखे तो सही भैया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ये साइंटिस्ट लोगों ने पहले जैसे जैसे देखना स्टार्ट किया तो देखे तो सही, समझे तो सही कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर दिए, है ना? तो उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है क्या? चलो तो उसको स्टडी करते हैं, इसको नोट कर लो फटाफट से। चलिए बच्चों, तो इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली की संरचना एवं विभिन्न नमूने, मॉडल। क्या पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली की संरचना को प्रतिपादित करते हुए संरचना में उसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न मॉडल या मॉडल, जिसको आप हिंदी में मॉडल, इंग्लिश में इसको मॉडल कहते हैं या स्ट्रक्चर कहते हैं, जो साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप के क्या दिए? मॉडल दिए हैं। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप के मॉडल होते हैं। ठीक है, एक्चुअली होते तो बहुत सारे टाइप के हैं, साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे टाइप के बताए, कम से कम 5-6 टाइप के तो होते हैं जो आप हायर स्टडीज़ में पढ़ते हैं, है ना? लेकिन इतना काम का नहीं है, और काम का तो इतना भी नहीं है। एनसीईआरटी तो आपको खाली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करती है जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है। लेकिन मैं आपको 2 मॉडल जो है, पहले इनसे क्वेश्चन आते थे, है ना? तो आप पुराने क्वेश्चन करोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, तो मैं आपको जो है ये जो है बता देता हूँ, ये आपको समझा देते हैं। ठीक है,
ये आपको पुराना जो है ये आपको समझा देते हैं ताकि आपको पुराने क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। प्लस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो अभी वाला है जो एनसीईआरटी का है उसको तो बिल्कुल रट देना है, पर हम पढ़ें सबको गए, एक बार पढ़ेंगे एक जनरल आइडिया लेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक बार पढ़ेंगे एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है क्या? चलो आओ समझाते हैं, पहले मॉडल पे चलते हैं, ठीक है? पहला मॉडल, पहला नमूना, अरे मार्कर 1 मिनट, ठीक है? पहला मॉडल, पहले मॉडल का नाम दिया सैंडविच मॉडल, सैंडविच और ट्राइलेमिनर या ट्राइलेमिनर मॉडल है ना। हिंदी में सैंडविच को सैंडविच ही कहते हैं, है ना, सैंडविच को सैंडविच ही कहते हैं, सैंडविच और या त्रिस्तरीय नमूना, ठीक है? मॉडल या नमूना, सही है? ट्राइलेमिनर मॉडल, सैंडविच मॉडल। कितने लोगों ने सैंडविच खाया? सैंडविच सिटी के लोग खाते हैं, है ना, गांव वाले तो खाते नहीं बेचारे, है ना, गांव वालों को तो सैंडविच उन्हें देखी नहीं, है ना। सैंडविच क्या होता है? सैंडविच नीचे ब्रेड, बीच में मसाला, मतलब वो ककड़ी काट दी, टमाटर काट दिया, प्याज काट दिया, वो सब रखा, बीच में मायोनीज डाल, जो भी डाल दिया है ना, सॉस डाल दिया, मायोनीज डाल दी, मसाला डाल दिया और फिर ऊपर से एक और ब्रेड लगा दिया, ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच में मसाला। 3 लेयर दिख रही है उसमें आपको? बताओ, 3 लेयर दिखती है उसमें? नीचे ब्रेड की, बीच में अंडे शंडे चीज़ों की, अल्लड़ बल्लड़ की, सब्जियों की, और फिर ऊपर फिर से ब्रेड की। तो 3 स्तरीय ट्राइलेमिनर सैंडविच, सैंडविच मॉडल। साइंटिस्ट ने कहा कि ये मॉडल, कौन सा साइंटिस्ट ने कहा? बाय डेवसन एंड डैनियल, डेवसन एंड डैनियल। अब ये मत कहना इसको हिंदी में लिखो, साइंटिस्ट के नाम थोड़ी चेंज होते हैं, हिंदी के हिंदी में, इंग्लिश हिंदी सब एक जैसे तो है ना। तो डेवसन एंड डैनियल नहीं याद रखोगे नाम चलेगा, सन भी है, सन भी याद रखना चाहो तो रख लो। 1935 नहीं याद रख सकते हो, नहीं याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा चलेगा, है ना। एनसीईआरटी का ही पूछते हैं और अभी नीट में तो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आ नहीं रही है, ठीक है, तो चलेगा। लेकिन एक बार ध्यान रख लेते हैं, क्योंकि जो इनको समझ लोगे ना तो आगे वाला जो मॉडल है ना जो एनसीईआरटी का, उसको समझना ज़्यादा आसान रहेगा। अरे वो और ज़्यादा आसान है, इसलिए बोल रहे हैं, कोई टफ नहीं है इसमें, कोई कठिनाई वाली बात नहीं, कठिनाई होती तो मैं कहता ना, ठीक है। सो 1935 में डेवसन एंड डैनियली 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा है, कैसा है? ऐसा है, देखो कैसा है कि ऊपर तो है प्रोटीन, वाह, ई प्रोटीन, 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 ई प्रोटीन, फिर प्रोटीन, फिर प्रोटीन, फिर प्रोटीन, प्रोटीन ही प्रोटीन। ये सब क्या है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन शेक नहीं है, ये प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल है। क्या है बेटा? प्रोटीन के मॉलिक्यूल है ना। तो ये क्या है? प्रोटीन के मॉलिक्यूल, प्रोटीन के अणु। किसके हैं? प्रोटीन के। नीचे किसकी लेयर है? प्रोटीन की। तो ये तो हो गए ब्रेड, और इसकी साइज भी उन्होंने बताया कितनी, 20 to 25 एंगस्ट्रॉम। मैं बोलते जा रहा हूं, शायद ये ग्रीन कलर शायद दिखता नहीं है ढंग से, ग्रीन नहीं दिखता, रेड नहीं दिखता, पता नहीं कौन सा कलर तो है जो ढंग से नहीं दिखता है, तो मैं ब्लैक से लिख देता हूं। 20 to 25 एंगस्ट्रॉम। याद तो नहीं रखना है वैसे भी, लेकिन एक जनरल आइडिया याद करते जाओ, अगर क्वेश्चन आए तो आप कर लेना, पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं तो, है ना, फिर नहीं तो बाद में बोलोगे कि पढ़ाई नहीं, पढ़ाना तो पड़ेगा हमको। 20 to 25 एंगस्ट्रॉम, ये क्वेश्चन अभी नीट में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन पढ़ा देते हैं, तो आप पढ़ ले, ये सिंपल हो जाएगा आपके लिए, इसलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन की लेयर हो गई, 2 लेयर हो गई। बीच की लेयर,
बीच की लेयर में लिपिड कुछ ऐसे होते हैं, ये लिपिड, ये लिपिड, ये लिपिड, ये लिपिड, लिपिड लिपिड। आई क्या बात समझ? ये कौन है? लिपिड। और लिपिड में भी अभी पढ़ा के आया हूं, कौन से लिपिड सबसे ज्यादा अमाउंट में पाने वाले? फोस्फोलिपिड। कौन से लिपिड? फोस्फोलिपिड। कौन से लिपिड? फोस्फोलिपिड। बोलो आ रहा है क्या समझ में बात? अरे समझ में आ रही के बाद नहीं आ रही ना? चलो, तो ये क्या है बेटा? लिपिड। तो ये क्या है? LIPID, लिपिड। और लिपिड की क्या साइज हो गई? 35 to 50 एंगस्ट्रॉम। इतनी कुछ हो रही है ना? कितना हो रहा है? 35 to 50 एंगस्ट्रॉम। उन्होंने कहा कि 70 के आसपास कुछ वैल्यू है ना? 3 ने 2 4 और 3 7, 75 टू इसके आसपास कुछ हो रही है ना? कितनी हो रही है? 75 to 100 एंगस्ट्रॉम हो रही है ना? टोटल कितनी हो रही है? 75 to 100 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है मीटर में? ये भी ध्यान रखना है बेटा, पढ़ते पढ़ते सब कुछ याद होना चाहिए। तुम्हारा दिमाग ऐसा सन्न सन्न चलनी चाहिए, तब मजा आएगा, तब नीट निकलेगी, ऐसे नहीं निकलेगी। एक एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। बायो वालों को याद है और तुम ऐसे कर रहे हो नाटक, ऐसे नहीं चलता। ठीक है, सब कुछ याद होना चाहिए तब निकलेगी नीट, ऐसे नहीं निकलती नीट। चलो आओ इधर आओ। तो ये किसकी लेयर हो गई बेटा? लिपिड की। और लिपिड की कितनी लेयर दिख रही है मेरे को? 2 लेयर। प्रोटीन की भी 2 लेयर, लेकिन अलग अलग, इसलिए बाय लेयर ऑफ लिपिड। ये मैं लिख दूं तो गलत नहीं होगा क्या? बाय लेयर, 2 लेयर ऑफ लिपिड। लिपिड की बाय लेयर ऑफ लिपिड। ठीक है क्या? बाय लेयर ऑफ लिपिड। आई के पास होने? चलो आओ देखो और समझाते हैं। इन्होंने कहा कि जो प्रोटीन है वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। प्रोटीन किसके बने? अमाइनो एसिड्स के। अमाइनो एसिड पे चार्ज होता है तो पोल बनेंगे, पोलर होंगे। सही बात है ना? तो ये पोलर है। कैसे हैं? पोलर है। कहां लिखें? यहां लिखते हैं। प्रोटीन कैसे हैं? प्रोटीन है पोलर। प्रोटीन है पोलर। और जो लिपिड के जो लिपिड है इसका जो हेड होता है, क्या होता है? हेड, सिर, वो होता है, वो जल से, पानी से प्रेम करता है। उसको कोई दिक्कत नहीं है, पानी आता है तो वो बोलता है हाँ आओ आओ आपका स्वागत है। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको? जल स्नेही सिर। जल स्नेही सिर, है ना? कहाँ लिखे यार? एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं, वापस यहाँ बनाते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ बनाते हैं। ये देखो, ये फोस्फोलिपिड है, ये चीज़ हो गई, है ना? इसको डिटेल स्ट्रक्चर की बात करें और डिटेल बात कर रहे हैं तो इसका हो गया, ये हेड हो गया, ये हेड है, ये क्या है? हेड। और ये कहलाता है भाग टेल। अब मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा बनाया। अब ऐसा क्यों बनाया मैं समझाता हूँ। इसको कहते हैं टेल या फिर पूंछ। टेल या फिर पूंछ, ठीक है? और इसको कहते हैं सिर। सिर और ये पूंछ। ये देखो, ये टेल में है क्या चीज? टेल में है क्या? टेल में है क्या चीज? टेल में है कार्बन 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 कार्बन। और इधर भी क्या है? कार्बन कार्बन, लेकिन डबल बॉन्ड कार्बन। तो डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है? डबल बॉन्ड हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। डबल बॉन्ड क्या करते हैं बेटा? डबल बॉन्ड क्या करते हैं? हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। डबल बॉन्ड क्या करते हैं? हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो जैसे ये डबल बॉन्ड हो गए तो ये मॉलिक्यूल पहले ऐसे सीधा चल रहा था, ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे, अभी डबल बॉन्ड हो गए तो अब ये क्या हो जाएगा? ऐसे टॉर्शन हो जाएगा, ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा और ये वाला मॉलिक्यूल भी इधर टिल्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऐसे सीधा आ रहा था ना, वो सीधा आते आते यूं टेढ़ा हो जाएगा। बात समझ आ रही है? कैसा हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए जनरल स्ट्रक्चर ऐसा बना रहता है। या फिर आप तो ऐसा बनाओ, या तो ऐसा बनाओ तो चलेगा, या फिर आप थोड़ा सा इसको ऐसे बनाओ, इस टाइप से बनाओ, ताकि आपको पता रहे कि ये ऐसा है। तो ये हो गया हेड, ये गोला वाला, ये हेड है ना? ये हेड है, एक को उठा के लाया मैं, ये हेड है और ये टेल है, ये सिर है, ये पूंछ है। जो सिर होता है, मैंने क्या बोला? उसके अंदर क्या है? वो कैसा होता है? जल से प्रेम करने वाला, जल स्नेही, है ना? तो जल हाइड्रोफिलिक बोलते हैं उसको, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोफिलिक
हाइड्रोफिलिक, जल स्नेही, जल स्नेही सिर, जल स्नेही सिर, इसको थोड़ा सा ईसो कर देते हैं, जल स्नेही सिर। क्या बात सुना रही है? कौन? हेड। और टेल की बात करें तो टेल जो है उसमें वो होती है हाइड्रोफिलिक, हाँ से हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक यानी जल से प्रेम नहीं है भैया, जल को दूर रखो, जल से इनको प्रेम नहीं है, ठीक है? तो क्या कहेंगे इसको? जल विरोधी, जल विरोधी पूंछ, जल विरोधी पूंछ, जल विरोधी पूंछ, जल विरोधी पूंछ। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसको मैं हटाना ही पड़ेगा, 75 to 100 एंगस्ट्रॉम को यहां से हटा करके यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है? ये हो गया 75 to 100 एंगस्ट्रॉम, ये यहां लिख दिया मैंने, ठीक है? ये ओवरऑल इतना आया। जो हाइड्रोफिलिक जल स्नेही सिरा होता है वो होता है पोलर। कैसा होता है बेटा? पोलर। इसमें पोल बनते हैं, ये ध्यान रखेंगे बेटा। क्या होता है? कैसा होता है? पोलर। और जो हाइड्रोफोबिक होता है वो होता है नॉन पोलर। कैसा बेटा? नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो हेड यानी सिर वो ऐसा होता है जो कि हाइड्रो, और ये स्ट्रक्चर किसका है? फोस्फोलिपिड का। किसका है? या आप लिपिड बोल सकते हैं, फोस्फोलिपिड ही बोलेंगे तो ठीक है चलेगा। फोस्फोलिपिड का। किसका है? फोस्फोलिपिड का। फोस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये फोस्फोलिपिड एक उठा करके लेकर का है। सही है क्या? बात सुना रही? बोलो। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आगे भी यही समझेंगे हम, जो मेन समझने वाले हैं ना उसमें भी यही समझेंगे। क्या? हेड कैसा होता है? हेड यानी सिर कैसा है? हाइड्रोफिलिक, जल से प्रेम करने वाला, जल से स्नेह करने वाला, जल स्नेही सिर, पोलर होता है। और टेल कैसी है? कार्बन 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 कार्बन, नॉन पोलर। यहाँ पोल थोड़ी बनेगा, कार्बन कार्बन में कौन सा पोल? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो पोल कैसे बनेंगे? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं सकता, पोल आ ही नहीं सकता, पोलर नहीं होंगे तो नॉन पोलर, सिंपल। अरे पोलर मतलब पोल, पोल मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, अलग अलग चार्ज, चार्ज नहीं बनेंगे तो नॉन पोलर। समझ गया कि नहीं? रटोगे तो नहीं ना, रटना तो नहीं पड़ेगा ना। ऊपर वाले में चार्ज बनेंगे, उसके हेड में क्या होता है वो डिटेल की बात है, वो लिपिड में पढ़ना पड़ेगा, है ना? वो ये पढ़ाऊंगा तो फिर तो मॉडल ही खत्म नहीं होंगे, तो सेल बायोलॉजी खत्म नहीं होगी। हाइड्रोफिलिक जल स्नेही सिर पोलर और हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर। इतना समझ आ गया? इतना याद हो गया? आओ, यानी कि एक मिनट ना, हाँ, यानी कि ऊपर वाला भी पोलर, ऊपर वाला भी पोलर, है ना? ऊपर वाला भी पोलर और हेड भी कैसा? पोलर। अरे पोलर रे पोलर, कैसा? पोलर ना। तो पोलर पोलर का इंटरेक्शन, कुछ तो इंटरेक्शन होगा भैया, हो इंटरेक्शन होगा। तो हमारा मॉड्यूल कहता है कि यहां पर बनेंगे या तो हाइड्रोजन या फिर आयोनिक बंध। कौन सा बंध? हाइड्रोजन या फिर आयोनिक बंध। तो प्रोटीन और लिपिड के सिरे के बीच में, प्रोटीन और लिपिड के सिरे के बीच में हाइड्रोजन या फिर आयोनिक बंध। क्लियर है क्या? पहले स्टेट की पीएमटी होती थी तब ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, अलग अलग राज्य की पीएमटी होती थी, सीपीएमटी और राजस्थान पीएमटी और एमपी पीएमटी और ऐसा होती थी ना, उसमें वैसा पूछते थे, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में कौन सा? हाइड्रोजन या आयोनिक बंध होगा। आयनिक बंध होगा क्योंकि आयन से यहाँ पर पोल है, पोलर है तो चार्ज है, चार्ज है तो आयनिक बंध बन सकते हैं। आयन जैसे INaCl होता है ना, चार्ज होगा तभी तो आयनिक बंध बनेंगे, Na+Cl-। अरे रट क्यों? रटना नहीं है ना, समझना है, ठीक है? आओ नीचे आ जाओ। फिर ये दोनों नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर, तो इनके बीच में भी कोई बंध बनेगा? हाँ जी बनेगा। कौन सा बंध? एक सिंपल सादा बंध। सिंपल सादा बंध कौन सा बंध? एक सिंपल इंट्रैक्शन। कौन सा सिंपल इंट्रैक्शन? उसको कहते हैं वंडर वाल इंट्रैक्शन। कौन सा? वांडर वॉल बंध, वांडर वाल बंध, वांडर वाल बंध। हाइड्रोजन आयनिक को आणविक, है ना? हाइड्रोजन और आणविक बंध, आणविक बंध। और वंडर वाल को तो वंडर वाल ही कहते हैं, वंडर वाल लिख दिया मैंने, वंडर वाल बंध। क्या बात समझ आई क्या?
तो ये क्या डेवसन एंड डेनियल ने, हाँ डेवसन एंड डेनियल ने क्या कहा कि सैंडविच मॉडल है, ट्राइलेमिनर मॉडल है, जिसके अंदर 20 to 25 एंगस्ट्रॉम का प्रोटीन, उसके नीचे लिपिड भर दो 35 to 50 एंगस्ट्रॉम, फिर प्रोटीन भर दो, तो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। इस मॉडल को कहते हैं PLLP मॉडल। क्या कहते हैं बेटा? PLLP मॉडल। क्यों? प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, ठीक है क्या? PLLP मॉडल। ट्राइलेमिनर, एक, दूसरी और तीसरी, त्रिस्तरीय। समझ आई के बाद? क्लियर है? ठीक है। 20-25 एंगस्ट्रॉम, 35 to 50 एंगस्ट्रॉम, 20 to 25 एंगस्ट्रॉम। जो फोस्फोलिपिड है उसका हेड, उसकी टेल। हेड होता है हाइड्रोफिलिक, टेल होती है हाइड्रोफोबिक। जल स्नेही, जल विरोधी। पोलर, नॉन पोलर। पोलर पोलर के बीच में इंटरेक्शन, बोलो जल्दी कौन सा बताया? हाइड्रोजन या फिर आयनिक आणविक बंध। नॉन पोलर के बीच में, दोनों नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर के बीच में वंडरवाल फोर्स, ठीक, वंडरवाल बंध। अब देखो, कभी भी जब सेल बनती है ना, अब जैसे इसको पूरा ऐसे 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 इकट्ठा कर दूंगा ना, तब जाकर के सेल बनेगी। तो सेल में हमेशा लिपिड ऐसे लगे रहेंगे। बात समझ आ रही क्या? ये तो इन्हें बताया कि पूरी सेल जो है ना, इसको ऐसे करके समझो, ये ऐसा है, समझ रहे हो? ये पूरी ऐसी है, ऐसी करके सेल है। अरे ऐसी सेल है ना, तो ये ऐसी यहाँ का ऐसा एक छोटा सा भाग उठा करके यहाँ बताया है, तो ये पूरा ऐसा गोली बन जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा, सेल बन जाएगी। और जब सेल बन जाएगी तभी इस टाइप की दिखेगी। सुनाई बात? क्लियर है कि नहीं? बताओ, सही है ना? हाँ। अब एक चीज अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि लिपिड जो है क्या वो एक सिंगल लेयर से बन सकते हैं क्या? सिंगल लेयर का बना करके सेल मेम्ब्रेन बना सकता है क्या? कोशिका झिल्ली बना सकता है क्या? तो आप क्या उत्तर दोगे? हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। नहीं बन सकता। अरे एक से नहीं बन सकता ना। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि एक भाग जो है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, यहां भी वाटर भरा हुआ है, एक्वस मीडियम है, ये तो सेल है ना पूरी, तो यहां भी वाटर है। सेल के अंदर क्या है? पानी। ये मैंने डायग्राम यहां बनाया है, ठीक है, लेकिन बाकी ये सेल के अंदर का भाग है। और ये सेल के बाहर के भाग, सेल के बाहर भी क्या है? पानी है। तो ये वाटर से लव नहीं करता है। अब जैसे पानी यहां तक तो जाएगा, यहां तक हाइड्रोफिलिक तक जाएगा, फिर हाइड्रोफोबिक में क्या करेगा? तो वो भग जाएंगे, दूर चला जाएगा, काम नहीं बन पाएगा। इसलिए क्या करा? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, फिर हाइड्रोफिलिक, ऐसा करा, ताकि पानी इधर भी रहे और अपने हिसाब से उस हिसाब से मूवमेंट करेंगे। सुनाई के बाद? क्लियर है? चलो, अब यहाँ जगह बची नहीं है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं, है ना? ये बहुत अच्छे से नोट्स हो गए। इसको एक बार फोटो ले लो, मैं अलग थोड़ा सा अलग हो जाता हूँ। फटाफट से एक फोटो ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, है ना? हाँ, और उसके बाद सीधे ऐसा कैसा नोट्स में आपको लिख देना है, ठीक है? चलो, अब मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? इसको अमान्य करने के कारण, इतने से मैं पढ़ा दूंगा, मैं इतने से पढ़ा रहा हूं मैं। अमान्य करने के कारण, रिजेक्शन ऑफ मॉडल, व्हाई दिस मॉडल इज रिजेक्टेड। ये मॉडल कैसा है? रिजेक्टेड मॉडल है। शुरू के दो मॉडल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा दोनों रिजेक्टेड मॉडल है। व्हाई दिस मॉडल इज रिजेक्टेड। ये मॉडल रिजेक्टेड क्यों हुआ? क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए वो इन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। दो क्वेश्चन इनसे पूछे गए कि सर बताइए व्हाई दिस मॉडल इज रिजेक्टेड। अस्वीकार करने के पीछे, इसका अस्वीकार करने के पीछे क्या कारण था? देखो, अब छोटी छोटी चीजों में हिंदी मत समझने लग जाओ, थोड़ा थोड़ा तो इंग्लिश करो, कोशिश करो, ठीक है? हर क्लास में यही कहते हैं। तो व्हाई दिस मॉडल इज रिजेक्टेड, अस्वीकार करने के पीछे क्या कारण है? व्हाई, क्या कारण है, क्यों नहीं किया गया, ये रिजेक्टेड क्यों है? पहला, बिकॉज नॉट गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लूडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। फ्लूडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, फ्लूडिटी किसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया? फ्लूडिटी का। फ्लूडिटी को कहते हैं प्रत्यास्थता। प्र आदत या आदस्थता, प्रत्यास्थता, मेम्ब्रेन की प्रत्यास्थता, फ्लूडिटी। जो हमने बोला ना, साइंटिस्ट लोगों को बाद में केमिकल पता चला कि मेम्ब्रेन जो होती है ना वो फ्लूइड नेचर की होती है। तो इसमें आप बताइए कि ये फ्लूइड में क्यों है, प्रत्यास्थित प्रकार की है तो क्यों है? तो ये इसमें
नहीं बता पाए, ये इसमें नहीं बता पाए कि ये कैसे मूव कर रही है, मूव कर भी रही है कि नहीं कर रही है, फ्लूइड क्यों है, प्रत्यास्थापित नेचर की, प्रकृति की क्यों है, ये नहीं बता पाए। बात समझ आ रही क्या? नोट गिव, नहीं दे पाए, किसका रीजन, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, किसका, फ्लूइडिटी, प्रत्यास्थता के बारे में। फिर और क्या नहीं दे पाए, और क्या नहीं बता पाए, ये नहीं बता पाए कि हम जानते हैं कि ये मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मेम्ब्रेन हर किसी को अलाउ नहीं करती है, परमियाबिलिटी, सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी, चयनात्मक पारगम्यता, हिंदी वर्ड कितना टफ है यार, हाँ? चयनात्मक पारगम्यता, सिलेक्टिव परमेबिलिटी के बारे में भी ये नोट एक्सप्लेन नहीं कर पाए, नोट एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बता नहीं पाए कि ये सिलेक्टिवली परमेबल क्यों है, क्यों सिलेक्ट कर रही है, क्यों चयन करके अंदर ले पा रही है, क्यों चयन करके अंदर ले रही है, इस चीज के बारे में भी ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी के बारे में ये नहीं बता पाए, है ना। यानी कि जो सेल होती है ना वो क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी सिलेक्ट करके मॉलिक्यूल को रहती है, ऐसा नहीं हर कोई सा मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा चला जाएगा, ऐसा नहीं चलता। तो ऐसा नहीं चलता है तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना, एक्सप्लेन तो करिए। तो उस चीज का एक्सप्लेनेशन ये लोग नहीं कर पाए, क्योंकि इसके अंदर और भी सुधार किए जाएंगे, बस इतना ही स्ट्रक्चर नहीं है, इन्होंने इतना स्ट्रक्चर बताया, लेकिन अभी जो हम आगे पढ़ेंगे तो हम इससे और ज्यादा स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो फ्लूइडिटी के बारे में, प्रत्यास्थता के बारे में, दूसरा चयनात्मक पारंगता के बारे में ये मॉडल नहीं बता पाया, इसलिए ये मॉडल कैसा हुआ, अस्वीकार किया गया, रिजेक्टेड मॉडल है। बोलिए क्या समझ में आया? सिंपल मॉडल, बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, इतना सिंपल चाहिए। अब एक बार फोटो और ले लो ऊपर वाला, और अब ये खत्म हुआ आपका। ठीक है, ये हुआ पहला मॉडल खत्म। दूसरा हम देंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि रॉबर्टसन ने दिया। अब मिटाता हूं मैं इसको, दूसरा मॉडल लिख रहा हूं मैं। और तीसरा मॉडल हम दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब 40 मिनट से ऊपर का हो जाएगा वीडियो। तो हम कोशिश करेंगे कि तीसरा मॉडल, क्योंकि वो मॉडल ही बड़ा है, वो मॉडल है ना, वो मेन मॉडल है, उसको मेन उसको समझना है। ये तो बस 2 मिनट के काम थे, बस ये समझाने, फोस्फोलिपिड समझाया ना, इसलिए मैंने फोस्फोलिपिड यहाँ समझा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा मॉडल जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, दूसरा मॉडल का नाम क्या है, बोलिए दूसरे मॉडल का नाम क्या है? दूसरा मॉडल जो हम बात करने जा रहे हैं वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इकाई झिल्ली नमूना, इकाई कला झिल्ली मॉडल या नमूना कह सकते हैं, जो भी आप कहते हैं, ठीक है। गिवन बाय रॉबर्टसन, साइंटिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्टसन। साइंटिस्ट का नाम नहीं याद रखोगे, जो भी चीजें वो 1953 में डेल्सन एंड डेनियली ने दिया था, वो नहीं याद रखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद वाला तो आपको हमें अच्छे से याद रखना है। जो मैं कहूं कि ये एनसीईआरटी में है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो इस मॉडल के अनुसार क्या कहा गया? इस मॉडल के अनुसार सिंपल सी बात कही गई कि सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स की जो मेम्ब्रेन है, इन सब की जो मेम्ब्रेन है वो सेम होती है, सेम इन, ठीक है। और ये कोल्जी बॉडी, ये लाइसोसोम, तो ये हो गई आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया आपके लाइसोसोम, और ये हो गई आपकी गोल्जी बॉडी। इन सब की मेम्ब्रेन सेम होगी, उनका केमिकल फॉर्म सेम होगा, सब यूनिट है, सब इकाई है, सब एक जैसी है। All the cellular and the organelles membrane are structurally and functionally are the same, ठीक है, बट स्ट्रक्चरली सेम है। सेम इन केमिकल फॉर्म लिख दिया ना, हाँ ये गलत है, सेम इन स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली, मतलब दिखने में स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सेम है। डिफर इन केमिकल, डिफर इन केमिकल फॉर्म, यानी कि रासायनिक फॉर्म में अलग अलग है। रासायनिक फॉर्म से मतलब वही प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, पीएलपी, इन तीनों में प्रोटीन का अनुपात, लिपिड का अनुपात, कार्बोहाइड्रेट का अनुपात अलग अलग हो सकता है, जो पहले समझा था कि इसमें 52% है तो किसी में 40% है तो किसी में 48% है, किसी में 60 है, ऐसा करके वो चेंज वेंज हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो अभी दिया था स्ट्रक्चर सेम ही होगा। इनसे पूछा कि स्ट्रक्चर बताओ, तो रॉबर्टसन ने कहा कि जो डेविसन एंड डेनियल ने जो स्ट्रक्चर दिया ना, हम भी कहते हैं वही स्ट्रक्चर है। क्या बोला इनने? कि वही स्ट्रक्चर है। फिर दो चार बातें और करी इनने बोला कि अगर इसका आप डायग्राम बनाओगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखता है, जैसे ये ऐसा दिखेगा, जैसे ये सेल है ना, पूरी जैसे सेल है, तो ये डायग्राम में कुछ ऐसी दिखेगी। तो बहुत बड़ा बना दिया मैंने। जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, जब आप इसको कलर करेंगे तो आपको ये इस टाइप से दिखेगी। ये सिंगल ही है, ये सिंगल लेयर है। चलिए बच्चों, तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल यानी कि इकाई कला मॉडल जो है, थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर पॉज हो गया था तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैं आपको, आप स्क्रीन पर फोकस करिए, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो रॉबर्टसन ने प्रस्तावित किया, इसके अंदर क्या दिया गया कि झिल्ली संरचना उपरोक्त प्रकार की ही बताई गई, किंतु इस मॉडल के अनुसार समस्त कोशिकीय अंगकों यानी कि कोशिका की और कोशिकीय अंगकों की झिल्लियाँ संरचनात्मक व कार्यात्मक रूप से समान बताई गई। इस मॉडल में ये चीज़ बताई गई, ठीक है, कि संरचनात्मक और कार्य करने के प्रकृति में दोनों जो है किसकी, कोशिका की और कोशिका के अंगकों की, सबकी झिल्लियाँ जो है वो एक जैसी है, ठीक है। ये भी मॉडल अस्वीकृत किया गया। क्यों किया गया? दूसरे पॉइंट में समझिए। ये सभी मॉडल अस्वीकृत किए गए क्योंकि यहाँ प्रत्यास्थता व चयनात्मक पारगम्यता, ठीक है, कि गुणों को स्पष्ट नहीं कर सका, यानी फ्लूइडिटी और सिलेक्टिव परमेबिलिटी, प्रत्यास्थता व चयनात्मक पारगम्यता, इन दोनों को स्पष्ट नहीं कर पाया। वही जो पहले वाले मॉडल में हमने पढ़ा, वही चीज़ को वो वापस एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। दोनों चीज़ों को ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, नहीं कह पाए कि ये कैसे हो रही है, ठीक है। तो इसके बाद और जो आगे जब 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई और जब इनकी और चीज़ों को रासायनिक अध्ययन के बाद पता चला, जो हमने अभी आरबीसी का स्ट्रक्चर में देखा था, प्रोटीन का, लिपिड का, इन सब का स्ट्रक्चर, तो उनकी भी कोई आंसर इनके पास नहीं थे, ठीक है। तो इसीलिए ये भी मॉडल कैसा है, अस्वीकार किया गया मॉडल है। क्वेश्चन यहाँ से इतने कम आते नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार थोड़ा सा नज़र ध्यान रखेंगे इस पर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, थर्ड मॉडल जो है सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है, उसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। वो है हमारा कौन सा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।